हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र यानी इको। इसका तीसरा चैप्टर हमारा मांग का चल रहा था और हमने मांग में किस प्रकार ये पढ़ा था कि मांग कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद में मांग संकुचन किस प्रकार से होता है, मांग का विस्तार के यानी मांग ज़्यादा कैसे बढ़ती है और मांग कम कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे मांग में वृद्धि और कमी, यानी मांग बढ़ती कैसे है और मांग कम कैसे होती है। मांग का विस्तार और संकुचन और मांग में वृद्धि और कमी एक ही चीज़ होती है, लेकिन डायग्राम अलग तरीके से बनता है। यदि वस्तु की कीमत स्थिर हो, यानी कीमत न बढ़े और न घटे, वो ही रहनी चाहिए। अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग बढ़े तो उसे मांग में वृद्धि और वस्तु की मांग घटे तो उसमें मांग में कमी कहते हैं। यानी वस्तु की कमी होती है तो मांग में कमी और वस्तु की बढ़ोतरी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार मांग में वृद्धि कमी अन्य परिबलों पर ही आधारित होती है। अब इसमें ये डायग्राम के जरिए हमको पढ़ना है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये। उस समय वस्तु की मांग एक ही व्यक्ति खरीद रहा है। अब वो आकर के बताता है कि वहाँ पे 3 रुपये मतलब वहाँ पे सस्ती है चीज़ें, तो दूसरे लोग दूसरे दिन थोड़े से और बढ़ जाते हैं। फिर वो 2 जने मिल करके फिर आकर के किसी और को बताते हैं कि वहाँ पे सस्ती है, सेल लग रही है, तो व्यक्ति और बढ़ जाते हैं। यानी वस्तु की कीमत तो नहीं बढ़ रही, लोगों की मांग में वृद्धि हो रही है। कारण कि एक दूसरे से कांटेक्ट करने पे, एक दूसरे से बातचीत जब हम करते हैं तो एक दूसरे से ही पता चलता है कि कौन सी वस्तु किस जगह सस्ती है। और ऐसे करते करते एक दूसरे को बताने से कीमत तो स्थिर है, कीमत ना बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन मांग में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से होगी मांग में वृद्धि और मांग में कमी। देखो वस्तु की कीमत हमारी, अब हम इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं कि ये हमने क्या लिया, इसमें ओ एक्स और ये हमारा वाई। ओ वाई पर वस्तु की कीमत और ओ एक्स पर वस्तु की मांग, यानी वस्तु की मांग किस प्रकार से होती है। अब हमको इधर क्या लेना है, वस्तु की कीमत हमारी कितनी है, हाईएस्ट हमारी 3 ही है, तो हम कैसे लेंगे, 0 से 1 2 और ये 3, 4 और ये 5। अब इधर हमको कितनी ले रही है, 5 तक लेनी है, तो कैसे लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गई 5। अब कीमत तो हमारी कितनी है, 3 रुपये। उस समय लोग कितना खरीद रहे हैं, एक व्यक्ति वस्तु खरीद रहा है। फिर उसी कीमत पर थोड़ा सा और लोग बढ़ गए, यानी 2 लोग बढ़ गए। फिर उसी कीमत पर और लोग बढ़ गए, यानी 3 हो गए। उसी पे 4 हो गए और उसी पे 5 हो गए। यानी कीमत ना बढ़ रही है और ना घट रही है। फिर हम इसको मिला देंगे। अब ये देखो यहाँ पर धीरे धीरे मांग में, अब पहले कितनी, ये 5, ये बहुत ज़्यादा मांग है और उसकी बनिस्बत ये 1 है, कम है। तो हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है, 3 पर। यानी 3 के, क्योंकि कीमत हमारी 3 है, तो 3 के इस साइड में क्या बोलेंगे, मांग में कमी, क्योंकि इधर इतने ज़्यादा लोग खरीद रहे नहीं हैं। और इस साइड में करेंगे हम 3 से लेके 5 तक मांग में वृद्धि। और ये हमारा जो पॉइंट होता है, ये होता है हमारा डिमांड, यानी डी पॉइंट। ये सब हमारी मांग है। ये अब इसमें देखो वस्तु की कीमत स्थिर हो, ये देखो स्थिर है। अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से मांग में बढ़ोतरी हो, ये देखो धीरे धीरे मांग बढ़ रही है, इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब ये क्या है, मांग में वृद्धि कहलाएगी।
अनुसूची में दर्शानुसार जब आइसक्रीम कैंडी की कीमत 3 रुपये स्थिर थी तो अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से मांग की इकाई 3 से बढ़कर के कितनी हो गई, 5 हो जाती है। तो मांग में वृद्धि है, यानी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। आकृति में मूल बिंदु ए मात्र रेखा, ये देखो DD1 यानी यहाँ पर डिमांड इक्वल है। अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से मांग बढ़कर के सी बिंदु मांग रेखा D3 यानी धीरे धीरे मांग बढ़ के आगे आ जाती है। मांग रेखा की दाईं ओर की गति मांग में वृद्धि को दर्शाती है। इधर जा रही है तो मांग में वृद्धि हो रही है, इधर है तो मांग में कमी हो रही है। ऊपर दर्शाए अनुसार वस्तु की कीमत 3 रुपये स्थिर है और अन्य परिबल पर आधारित 3 इकाइयों जिसे आकृति में ए बिंदु के द्वारा DD1 पर दर्शाया गया है, उस स्तर से वस्तु की मांग घट कर के बी बिंदु की रेखा DD पर है तो मांग में क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये देखो इस साइड में मांग में कमी है, इस साइड में मांग में वृद्धि हो रही है। मांग रेखा DD पर गति को दर्शाता है जो मांग में कमी को दर्शाता है। मांग में वृद्धि और कमी एक से अधिक मांग रेखा के द्वारा ही जाना जा सकता है। मांग में वृद्धि होने से मांग रेखा मूल मांग रेखा से दाहिनी ओर, जबकि मांग में कमी होने से मांग के स्थान पर बाईं ओर गति करती है। ये था हमारा मांग में वृद्धि और कमी। अब है व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ये क्या होती है, किसी निश्चित समयावधि में कोई एक व्यक्ति यानी एक ही समयावधि में और एक ही व्यक्ति यानी ग्राहक के द्वारा बाजार में अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं, जबकि बाजार में तमाम व्यक्ति ग्राहकों के द्वारा अलग अलग कीमत होने पर भी होने वाली वस्तु की मांग के योग को बाजार मांग कहते हैं। अब ये देखो ये भी एक डायग्राम ही है। इसमें क्या है, वस्तु की कीमत एक जगह पर 10 रुपये है। उस समय एक व्यक्ति उसी समय एक ही है, ए व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, बी व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति 2 वस्तु खरीदता है और तीसरा व्यक्ति उसकी मांग करता है 3। तो बाजार में कुल मांग कितनी हो जाएगी, 6। 3 और 3 6, इस प्रकार से हो जाएगी। फिर दूसरा, एक व्यक्ति जब कीमत हो गई 8 रुपये तो दूसरा व्यक्ति क्या करे, ए वाला 2 इकाई की मांग करेगा, बी वाला 3 इकाई की मांग करेगा, 4 वाला कितनी करेगा, सी वाला कितनी करेगा, 4 मांग करेगा। अब बाजार में कितना हो गया इसका, 9 हो जाता है, यानी 9 कैसे होगा, 6 3 9। इस प्रकार से कीमत घटने पर लोगों के उसी वक्त के बाजार की मांग बता रही हूँ कि जब एक समय था उसी समय बाजार में जो कीमत हो रही है वो ये होती है। फिर वस्तु की कीमत घट कर के 6 हो जाती है तो एक व्यक्ति कितने, ए व्यक्ति है ना 3 खरीदता है, दूसरा वाला 4 खरीदता है, तीसरा वाला 5 खरीदता है, तो टोटल कितने हुए 12। यानी उस समय बाजार की जो कीमत होती है वो 12 इकाई की हो जाती है। फिर कीमत घट के 4 हो गई, ए व्यक्ति ने 4 वस्तु खरीदी, बी व्यक्ति ने 5 इकाई खरीदी, सी ने 6 खरीदी, तो टोटल हमारे होते हैं 15। फिर जब कीमत 2 रुपये हो जाती है तो ए व्यक्ति 5 खरीदता है, बी व्यक्ति 6 और सी 7, तो टोटल हमारे बाजार की जो मांग होती है वो 18 हो जाती है। यानी ये टोटल बाजार में जो मांग होती है इन सब का टोटल जब करते हैं तो ये आता है। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि वो वही तरीका जो हमने शुरू में समझा था। ये देखो ये कीमत है 10 रुपये होती है, फिर 8 होती है, यानी हम ओ वाई पर क्या लेंगे, कीमत, वस्तु की कीमत 2 4 6 8 10 12 और नीचे वस्तु की मांग लेते हैं। तो मांग में डिस्टेंस 1 2 3 4 5, क्योंकि हाईएस्ट हम अभी ए व्यक्ति वाला ही कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति वाला। जब इसकी कीमत 10 रुपये है तो इकाई कितनी खरीदेगा, 1 इकाई खरीदेगा। कीमत घटकर 8 हो जाती है तो ये 2 वस्तु खरीदेगा। कीमत 6 हो जाती है तो ये 3 वस्तु खरीदेगा। 4 रुपये हो जाती है तो 4, और अगर 2 रुपये हो जाती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है, 5 रुपये हो जाती है, 5 इकाई हो जाती है। तो ये क्या हुई, व्यक्ति की मांग हुई। यह हमारा था ए व्यक्ति का योग।
अब बी व्यक्ति की मांग का देखो, वो इधर ओ वाई पर वस्तु की कीमत, ओ एक्स पर वस्तु की मांग। दो तो हम कैसे लेंगे, ओ वाई पर 2 4 6 8 10 12 और इधर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये हमारा बढ़ गया है 6 तक है इनमें। फिर हम क्या करेंगे इसमें, अगर 10 रुपये कीमत की इकाई है वस्तु की कीमत, तो वो व्यक्ति 2 वस्तु खरीदेगा। कीमत घट के 8 हो जाती है तो वो 3 खरीद रहा है, 6 हो जाती है तो वो 4 खरीद रहा है, और 4 हो जाती है तो वो 5 वस्तु, और 2 रुपये हो जाती है तो वो 6 वस्तु। फिर इनको मिला देंगे, ये होती है व्यक्ति की मांग रेखा, जो हमारा ये बी व्यक्ति की मांग इकाई है। अब ये सी वाला सेम वही प्रोसेस, ओ एक्स पर वस्तु की मांग, ओ वाई पर वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत शुरू में सी वाला व्यक्ति जब 10 रुपये कीमत होती है तो शुरू में 3 इकाई को खरीदता है, 8 होती है तो वो 4 इकाई को खरीदता है, 6 होती है तो वो 5 इकाई को खरीदता है, 4 होती है तो वो 6 इकाई को खरीदता है, 2 रुपये हो जाती है तो वो 7 इकाई को खरीदता है। फिर इनको मिला देंगे तो ये होती है वस्तु की मांग। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है लोगों की मांग उसी वक्त उस समय बढ़ रही होती है। अब ये टोटल हमने इसका निकाला है बाजार मांग का, यानी सबका मिला के बाजार की मांग उस समय कितनी होती है। तो ये आपको डायग्राम देखना है। ओ वाई एक्स पर 2 4 6 8 10 12 और इस पर डिस्टेंस होगा 5 10 15 एंड 20। क्यों होगा, क्योंकि ये 18 है। अगर 2 का लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए 5 डिस्टेंस लेंगे। 10 रुपये जब कीमत थी तो उस समय बाजार में 6 वस्तुएं बिक रही थी, यानी इकाई 6 की मांग हो रही थी। जब 8 थी तब कितनी थी, 9 इकाई की मांग हो रही थी, और जब 6 थी तब 12 इकाई की मांग हो रही थी, और जब 4 थी तो 15, और फिर 2 रुपये थी तो 18। फिर इनको जोड़ देंगे तो ये हमारी हो गई बाजार की मांग रेखा। उपरोक्त अनुसूची ए बी सी की अलग अलग कीमतों को दर्शाए। ये ए बी सी बाजार मांग अर्थात ए बी सी व्यक्ति की मांग का योग है। इन तीनों का जो योग होगा वो होगा बाजार की मांग। इस अनुसूची में ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत मांग रेखा, बी व्यक्ति की मांग रेखा, सी व्यक्ति की मांग रेखा का निर्धारण अलग अलग ही हमने अलग अलग आकृतियों के द्वारा समझ लिया है। उपरोक्त अनुसूची के आधार पर कुल मांग रेखा अर्थात बाजार मांग रेखा का निर्धारण भी दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त अनुसूची और आकृति पर से फलित होता है कि तमाम मांग रेखा, ये जो मांग रेखा है वो ए बी सी व्यक्ति की मांग रेखा और बाजार मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी नीचे की ओर जा रहा है। तमाम मांग रेखाओं से संबंधित व्यक्ति के द्वारा की गई मांग के अनुसार ढाल में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, लेकिन एक विशेष सर्वमान्य की मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक माना जाएगा। अब है मांग की सापेक्षता। मांग के असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में होने वाले परिवर्तन को ही मांग सापेक्षता दर्शाता है। यह मांग आधारित परिबल है, स्वतंत्र परिबल नहीं है। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग का आधार व्यक्ति की वस्तु के संदर्भ में पसंद की आय और कीमत पर रहता है। इन परिबलों के अनुपात को ही मांग की सापेक्षता कहते हैं। अब है मांग की मूल्य सापेक्षता। मांग के नियम के अनुसार अन्य परिबल स्थिर हो तो कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध है। यह बात मांग के नियम में स्पष्ट कर दिया है, किंतु कीमत में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन कर गई उसके संबंध में मांग का नियम नहीं होता है, जिससे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है इससे संबंधित समस्त मांग की मूल्य सापेक्षता में मिलती है। अब है मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ। मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ, मांग की मूल्य सापेक्षता किसी भी वस्तु की कीमत मांग के अनुपाती संबंध को ही दर्शाती है, जिसे साधारण सूत्र के द्वारा समझेंगे। मांग के मूल्य सापेक्षता का उदाहरण क्या है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी जो मांग के मूल्य का सापेक्षता कैसे निकालते हैं कि जो मांग में प्रतिशत जो परिवर्तन हो रहा है वो लिखेंगे, फिर उसमें कीमत में जो प्रतिशत का परिवर्तन है वो उसके नीचे लिखेंगे, तो क्या आएगा? मांग की मूल्य सापेक्षता आएगी।
उदाहरण, एक्स वस्तु की कीमत में 1% की कमी होने पर मांग में 5% की वृद्धि होती है। अगर कीमत 1% बढ़ जाती है तो उस समय जो व्यक्तियों की मांग होती है वो बढ़ती है, जिसे सूत्र के अनुसार दर्शाया है। इसे सूत्र के अनुसार कैसे दर्शाया? एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन करके और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन करके। तो क्या निकलता है? हमारा निकलता है 5% बटा 1%, तो क्या निकलेगा? 5 आएगा। इसमें क्या होता है कि मांग के मूल्य सापेक्ष शुद्ध आंक में दर्शाई जाती है, अर्थात इसके साथ प्रतिशत, किलोग्राम, लीटर, मीटर जैसी भी इकाइयाँ दर्शाई नहीं जा सकती है। मांग की मूल्य सापेक्षता की व्याख्या। मांग की मूल्य सापेक्षता की व्याख्या नीचे दर्शानुसार है। प्रोफेसर मार्शल मांग की मूल्य सापेक्षता को समझाते हुए कहते हैं कि वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का आधार कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन अधिक हो या कम हो, तो कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली कमी अधिक या कम उस पर निर्भर करती है। यह हमारे मांग का नियम जो दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि इसमें किस प्रकार से मांग में परिवर्तन और मांग में यानी कीमत में परिवर्तन होने पर किस प्रकार से मांग में परिवर्तन होता है, यानी मांग किस प्रकार से घटती और बढ़ती है जब कीमत का प्रभाव पड़ता है। तो अब एक बार ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या मांग में सबसे पहले मांग का नियम क्या था हमारा कि मांग व्यक्ति की, मान लीजिए शुरू में 50 होती है तो लोग उसको चीज़ को कम खरीदते हैं। ये एक साधारण सी बात है। जैसे ही मांग धीरे धीरे कम होती है ना, लोगों की डिमांड उस समय बढ़ती जाती है और जब वो बहुत ज़्यादा सस्ती वस्तु हो जाती है तो लोग खरीदने वाले काफ़ी सारे हो जाते हैं। ये था हमारा मांग का नियम। अब दूसरा हमने पढ़ा था मांग में विस्तार और संकुचन, यानी मांग में बढ़ोतरी कब होती है और मांग में कमी कब होती है। जब मान लीजिए वस्तु धीरे धीरे किसी कीमत में धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो लोग उसमें मांग में संकुचन यानी मांग बढ़ रही है लेकिन धीरे गति से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि कोई भी वस्तु है अगर महंगी है तो हम कम खरीदते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ी सस्ती हुई तो और ज़्यादा खरीदेंगे, फिर सस्ती हुई तो और खरीदेंगे। इस प्रकार से पहले मांग में संकुचन होता है, उसके बाद मांग में विस्तार होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मांग बढ़ने लगती है, लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मांग में वृद्धि और कमी किस प्रकार होती है। मान लीजिए कीमत हमारी स्थिर है, यहाँ यानी कि ना कीमत बढ़ रही है ना घट रही है, कहीं पे सेल लग रही है वो फिक्स हो जाती है कि 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी रेट है और एक पीस लेके जाओ। तो पता चलता है कि अगर एक व्यक्ति ने एक दिन जाके खरीद लिया तो उस समय तो वो एक ही व्यक्ति है, वो आएगा अड़ोस पड़ोस में बताएगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यानी 2 व्यक्ति वहाँ पहुँचेंगे। अब वो 2 व्यक्ति जो पहुँचते हैं वो फिर आने के बाद क्या करेंगे, अपने फ़ोन के जरिए किसी के भी जरिए मान लीजिए वो बताते हैं, तो मांग कीमत तो नहीं बढ़ रही ना, लेकिन लोगों की मांग बढ़ रही है। फिर वो जाएंगे, फिर इधर उधर उनको समझ में आएगा सस्ती है ये वो, तो और ज़्यादा किसी और को बताने जाएंगे तो फिर से उनकी मांग बढ़ जाएगी। आगे जाएंगे फिर धीरे धीरे करेंगे और किसी को बताएंगे, तो कीमत तो हमारी स्थिर है लेकिन मांग धीरे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे करके मांग में वृद्धि होने लग जाती है और यही मांग की वस्तु का नियम होता है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिगत मांग और बाजार की मांग। यानी व्यक्तिगत मांग एक ही समय में अलग अलग जगह पर वस्तु की मांग व्यक्तियों की अलग अलग होती है और उसके अनुसार ही फिर बाजार की, अगर उन सब का जब योग किया जाता है तो बाजार की मांग का पता चलता है। अब एक समय में किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, लेकिन कोई मॉडल टाउन से खरीदेगा, कोई वराचा से खरीदेगा, कोई और दूसरी जगह से खरीदेगा, यानी उस समय लोगों की मांग अलग अलग होगी। या फिर ये मान लो ग्रामीण शहरी क्षेत्र, ये मान लो, तो अलग अलग जगह से लोगों की मांग अलग अलग उस समय होती है। कीमत एक ही है, एक समय की कीमत एक है, उस वक्त लोगों की मांग में परिवर्तन होता है। तो जो लोगों की मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे बाज़ार में क्या मांग है उस समय उसका पता चलता है। 10 है तो एक व्यक्ति खरीदा, एक खरीदा, दूसरे ने दूसरी खरीदी, तीसरे ने 3 खरीदी, तो टोटल हमारा तो बाज़ार का मूल्य तो 6 हो गया ना, लेकिन वस्तु की मांग अलग अलग थी, कीमत एक ही होने के बावजूद।
दूसरा था 8, कीमत हो रही है तो भी देखो लोगों की मांग अलग अलग हो रही है, किसी की 2 हो रही है, कोई 3 खरीद रहा है, कोई 4 खरीद रहा है, यानी लोगों की मांग धीरे धीरे। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे ये अलग अलग, यानी कीमत एक ही होने के बावजूद अलग अलग व्यक्ति की मांग अलग अलग होती है, और ये अभी हमने इसके डायग्राम से समझ लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।